इन सब दोस्तों की ख्वाहिशात, उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी, ख़ास तौर पे मैं दो कंट्रोवर्सीज़ का जिक्र करूँ, उनको क्राउन कोर्ट से सजाएं। यहाँ पर एक टीम मैनेजमेंट से दरख्वास्त आपने वो करना है जो आपको टीम मैनेजमेंट ने बताया, जो आपके कोचेस ने आपको बताया है, और जो आप इन तीनों को कलेक्टिवली ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि यहाँ पर इंग्लैंड की सीरीज़ में वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स पैदा करें पाकिस्तान के लिए वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम अक्रॉस द बोर्ड विद आसिफ सोहेल के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। जैसा कि मैंने पिछले अपने प्रोग्राम में आपसे ये कहा था कि मेरा अगला जो प्रोग्राम होगा वो आईसीसी के रोल के बारे में होगा कि वो मैच फिक्सिंग को ख़त्म करने के लिए उसने क्या रोल प्ले किया है। वो मेरा प्रोग्राम एक्चुअली बिल्कुल तैयार था और मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी कर चुका था, लेकिन मुझे मेरे दोस्तों ने जो मुझे बहुत अच्छी सजेशंस भी देते हैं, जो मेरे अक्सर प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ उस पर अपने कमेंट से भी मुझे आगाह करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले अपने प्रोग्राम में ये कहा था, जो मेरा प्रोमो था एक्चुअली, कि आपकी जो सजेशंस हैं और आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ही कारआमद होंगे। मैं उनको बहुत वैल्यू दूंगा और अपने प्रोग्राम को मज़ीद इम्प्रूव करूंगा आपकी सजेशंस के साथ। तो मेरे स्पोर्ट्स के एक जर्नलिज़म के पुराने साथी, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोहम्मद बाबर, उन्होंने मुझे कहा। फिर एक बहुत ही मारूफ कमेंटेटर है राजा असद अली ख़ान, उन्होंने कहा। फिर मेरे एक फ़ेसबुक पे मुझे जो फॉलो कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने अपने कमेंट्स में कहा कि जी आप पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ के बारे में भी कोई प्रोग्राम करें। तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा मुश्किल काम था, क्योंकि मैंने एक दफ़ा अपने प्रोग्राम में कहा था कि मैं कोई क्रिकेट का पंडित नहीं हूँ कि मैं इस तरह की कोई बात कर सकूँ। लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत मेरा एक एक्सपीरियंस है या मुझे क्रिकेट की जितनी सी नॉलेज है, उसके मुताबिक मैं आपके सामने आज जो मेरा प्रोग्राम है वो ये है कि पाकिस्तान जो इंग्लैंड की जो सीरीज़ हो रही है 5 अगस्त से टेस्ट सीरीज़ हो रही है, उसके बारे में मैं ज़रा अपने जो ख्यालात हैं वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो इन सब दोस्तों की ख्वाहिशात का मतलब एहतराम करते हुए मैं अपना प्रोग्राम को शुरू करता हूं। आप नाज़रीन जानते हैं कि पाकिस्तान इंग्लैंड की जो सीरीज़ होती रही हैं पिछले 10-15 सालों में, उसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज़ पैदा हुई हैं। और ख़ास तौर पे मैं दो कंट्रोवर्सीज़ का जिक्र करूँगा, जिसमें एक 2006 में इंज़माम उल हक़ ने अपनी हठधर्मी की वजह से वो जो मैच था वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चला गया, उसका जो रिज़ल्ट था। और दूसरा जो हमारे 3 प्लेयर्स थे, मोहम्मद सलमान बट, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, वो जो उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से वो पकड़े गए थे, उनको क्राउन कोर्ट से सज़ाएँ हुई और ये और वो, उनको जेल भी जाना पड़ा। तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ का वो हमारे टूर्स जो थे वो इंग्लैंड के उसका शिकार होते रहे हैं। लेकिन जब मिसबाह उल हक़ ने कप्तानी शुरू की और वो जो हमने जो पिछले 2 टूर किए हैं इंग्लैंड के, तो उसमें इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि मिसबाह उल हक़ ने एक बहुत ही आसान तरीके से अपनी टीम को हैंडल किया, ख़ास तौर पे इस फज़ा में कि वो जो स्पॉट फिक्सिंग के जो पाकिस्तान पे जो इल्ज़ामात लगे थे, जो बाद में साबित भी हुए, तो मिसबाह ने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। कप्तान, उसने अपने बच्चों को, अपने प्लेयर्स को हर तरह की कंट्रोवर्सी से बचाए रखा। अब पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज़ होने जा रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड पाकिस्तान से 7 दफ़ा सीरीज़ जीत चुका हुआ है अपनी होम ग्राउंड पे, और पाकिस्तान 3 दफ़ा जीता है। 87 में जीता था, इमरान खान कैप्टन थे और ये पहली बार पाकिस्तान जीता था। फिर 92 में मियां दाद कैप्टन थे तो पाकिस्तान वो सीरीज़ जीता 2-0 8 बन। और फिर
वसीम अकरम जब कप्तान थे 97 में, 96 में गलबन, तो फिर हम वो सीरीज़ जीते। अच्छा, इस वक्त ऑन पेपर अगर आप देखें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का ऑब्वियसली कोई मुकाबला नहीं है। इंग्लैंड के पास बेहतरीन बल्लेबाज है, ख़ास तौर पे बेन स्टोक्स हैं और जॉय रूट जो उनके कैप्टन है। बटलर बहुत अच्छी बैटिंग करता है और सिबली ने अभी सेंचुरी की है। बर्न्स जो उनका ओपनिंग बैट्समैन है, वो इतना खैर तजर्बाकार तो नहीं है, लेकिन उसने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ चंद एक दो अच्छी इनिंग्स खेली है। तो उनकी जो बैटिंग है वो हमसे ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, फिर उनकी जो बॉलिंग अटैक है उसको भी अगर आप देखें तो वो ऑब्वियसली वो तो वर्ल्ड क्लास है इस वक्त। तो हमारे लिए जो हमारे अपने हम अगर बैट्समैन को देखते हैं तो स्वाए अज़हर अली और असद शफीक के हमारे पास इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं हैं जिनको ख़ासा तजर्बा हो। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि और ये एक अच्छी बात है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की कि 1 महीना पहले वहाँ पर इंग्लैंड में उन्होंने अपने टीम को भेज दिया ताकि वो इंग्लिश कंडीशन के साथ अपने आप को एक्लामेटाइज कर सकें। और इस दौरान उन्होंने अपनी प्लेयर्स ने अपनी फिज़िकल फिटनेस और दूसरी जो ट्रेनिंग होती है उस पर, और ख़ास तौर पे फिर प्रैक्टिस मैचेस भी खेले। तो मैं समझता हूँ कि अब तक वो ख़ास से एक्लामेटाइज हो चुके होंगे इंग्लिश कंडीशन के साथ। और फिर वकार यूनुस ने और ख़ास तौर पे यूनुस ने बैट्समैन्स को, वकार यूनुस ने बॉलर्स को बताया होगा कि अपने आप को आपने किस तरीके से एडजस्ट करना है इंग्लिश कंडीशंस में। तो तैयारी तो इनकी ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ख़ासी मुकम्मल है। अब मैदान में क्या होगा इस पे अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन पल्ला थोड़ा सा ज़्यादा वो इंग्लैंड को एक एज ऑब्वियसली हासिल है। वहाब का इन्होंने नाम 20 प्लेयर्स में जो है वो शामिल किया है। तो देखते हैं कि वो उसको ये पहले टेस्ट खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। इंग्लैंड ने भी अपनी वही टीम बरकरार रखी है जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ आखिरी टेस्ट मैच में वो जो 14 प्लेयर्स थे वही टीम इंग्लैंड भी उसको खिलाएगा। तो मैं अगर इनका मुआवजा करूँ इसके साथ, इंग्लैंड को कम से कम अगर चले बैटिंग में हम कह लें टू सम एक्सटेंट कि हम थोड़ा सा प्लस माइनस है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है पाकिस्तान और इंग्लैंड की बैटिंग में। लेकिन फास्ट बॉलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनके पास बहुत ही क्लास के बॉलर है और वर्ल्ड क्लास जिनको मैं कहूँगा एंडरसन और अपना ब्रॉड, जो जिनकी कलेक्टिव विकेटें जो है वो 1000 मेरा ख्याल है 1092 या 1091 विकेटें हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है। पाकिस्तान के जितने इस वक्त फास्ट बॉलर इंग्लैंड में मौजूद हैं उनकी अगर हम बल्कि उनमें अगर हम स्पिनर्स को भी शामिल कर लें तो उनकी जो कलेक्टिव विकेटें हैं वो इन 2 बॉलर्स के मुकाबले में कम होंगी। तो उनको एक बहुत बड़ा एज है और वो खासे एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं और वो जानते हैं कि किन कंडीशन पे किस तरह का परफॉर्म करना है। तो इंग्लैंड का जो बॉलिंग अटैक है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ही तजर्बाकार और मजबूत है। एंडरसन और स्टुअर्ट के बाद आप देखें कि उनके पास जोफ्रा आर्चर है जो बहुत ही फास्ट बॉलर है और बहुत ही वो तंग करता है बैट्समैन को। और इसके बाद उनके पास क्रिस वॉक्स भी है, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। और आपको पता होगा कि अभी जो सीरीज़ हुई है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इंग्लैंड की, उसमें इंग्लैंड पहला टेस्ट हार गया। उस टेस्ट मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड जो था उसको गैर मुतवक्के तौर पे इंग्लैंड की टीम में शामिल नहीं किया गया था। और इस तरह की ख़बरें थी जो शायद गलत भी हो सकती हैं कि कुछ बेन स्टोक्स जो था, जो उस वक्त मेकशिफ्ट कैप्टन था इंग्लैंड का, तो वो नहीं चाहता था कि ब्रॉड टीम में शामिल हो। लेकिन उसके बाद रूट वापस आ गया सेकंड टेस्ट पे और वो भी वापस आ गया ब्रॉड। और ब्रॉड का जो कमबैक था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। मैं आपको बताऊं, उसने पहले टेस्ट में जो सेकंड टेस्ट में दोनों इनिंग्स में 3-3 आउट किए। उसके बाद तीसरा जो टेस्ट हुआ उसमें उसने 10 आउट किए।
तो मजमूई तौर पे 2 टेस्ट मैचेस में उसने 16 विकेटें हासिल की। तो मैं ये समझता हूँ कि वो इस वक्त ये समझ लें आप कि जिस तरह उसको एक गुस्सा है, उसको एक कि भाई मुझे क्यों ड्रॉप किया गया था, और वो एक बदला लेने की, मतलब जिस तरीके से एक इंसान बदला लेता है, बताता है अपने आप को कि मैं क्या चीज़ हूँ, आपने मुझे क्यों ड्रॉप किया, तो ये इस तरह का गुस्सा वो पाकिस्तान पे भी निकालेगा और पाकिस्तान को खासा टफ टाइम देगा। पाकिस्तान के पास अज़हर अली बहुत सीजन बैट्समैन है और बहुत तजर्बाकार है, 300 भी कर चुका है पाकिस्तान की तरफ से, और वो नॉट आउट इनिंग्स थी। असद शफीक का बहुत एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबे उसने स्कोर किए हुए हैं, एवरेज भी उसकी बहुत अच्छी है। और असद शफीक में एक जो बहुत ही अच्छी बात है कि वो विकेट पर रुकता है, रुक के खेलता है, वो जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करता। तो मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड में पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनको मेंटल टफनेस का मुजाहरा करना पड़ेगा इन लोगों के ख़िलाफ़, इन एंडरसन और जो ब्रॉड है और जो दूसरे बॉलर है जोफ्रा आर्चर और वॉक्स, इनके ख़िलाफ़ मेंटल टफनेस का मुजाहरा करना पड़ेगा, उनको विकेट पे खड़ा रहना पड़ेगा। वो बड़े तजर्बाकार बॉलर है, वो अपनी होम कंडीशन में बॉल कर रहे होंगे, वो नेट स्विंग भी करना जानते हैं, और जब हैवी एटमॉस्फेयर होता है, जब क्लाउडी वेदर होता है, तो उसमें बॉल थोड़ा सा रुक के आती है जिसको हम नेट स्विंग कहते हैं। तो उसमें इंग्लैंड के बॉलर जो है वो बहुत ही मतलब उनका एक्सपीरियंस है और वो बड़े बड़े बैट्समैन जो हैं उनको परेशान कर चुके हैं। हमारे बैट्समैन जो हैं उनमें हम लोगों ने एक्चुअली, हम खासी जज्बाती कौम है, हमने बहुत पहले से ही बाबर आजम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत का एक बोझ उस पर डाल दिया हुआ है बेचारे पे। हम उसका अननेसेसरीली विराट कोहली के साथ हम उसका कंपैरिजन शुरू कर दिया हुआ है हमने, जो कि गलत बात है। अभी वो स्टेज नहीं आई है कि हम कंपैरिजन करें। ये जो सीरीज़ है, मैं आपको बता दूं, बाबर आजम के लिए बहुत अहम सीरीज़ है। बाबर आजम को यहाँ पर साबित करना पड़ेगा कि वो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। आपको पता है कि आप दुनिया में कहीं भी जाके परफॉर्मेंस करते रहे, आपको विजडन जो क्रिकेट की बाइबल है वो नहीं मानती है। जब आप इंग्लैंड में परफॉर्मेंस करेंगे, इंग्लैंड के अंदर परफॉर्मेंस करेंगे, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस करेंगे, तो जो बाइबल है क्रिकेट की, विजडन, वो आपको मानती है। और बाबर के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अपना नाम विजडन में आ सकता है, उसका नाम विजडन में। तो बाबर से मैं तवक्को रखता हूँ कि वो मेंटली बड़ा टफ़ है और बहुत अच्छी उससे तवक्को है कि वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, लेकिन उसको जो उसके साथ उसके ऊपर एक तवक्कुआत का जो एक प्रेशर है, उससे निकल कर उसको खेलना पड़ेगा। अज़हर और असद शफीक जो है बहुत, चूँकि एक्सपीरियंस बैट्समैन है, वो इंग्लैंड की विकेटों का उनको खासा एक्सपीरियंस है, उनको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। नए जो जैसे आबिद अली है, शाल है, इमाम है, इनके लिए एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। किस तरह मेंटली टफनेस जो है उसका एक मुजाहरा करना पड़ेगा, विकेट पे स्टे करना होगा और वहाँ पर अपनी टेक्निक, ऑब्वियसली वो टेक्निक तो बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है, लेकिन खड़ा होना पड़ता है। बाज़ का बॉलर आपको इतना परेशान करता है, ख़ास तौर पे इंग्लिश कंडीशन में, कि आपसे रन्स नहीं बनते हैं तो आप डेस्परेट हो जाते हैं। उस डेस्परेशन से आपको बचना होगा, यही मेंटल टफनेस है। अगर आपने उस डेस्परेशन को कंट्रोल कर लिया तो मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के बैट्समैन जो है बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे कुछ और बात ये करूँगा कि शाहीन अफरीदी और नसीम शाह हमारे मेन बॉलर हैं इस वक्त, उसके बैकअप में हमारे पास सुहेल भी है। और पाकिस्तान ने जिन 20 खिलाड़ियों का ऐलान किया है उसमें गैर मुतवक्को तौर पर वहाब रियाज का नाम भी शामिल है।
मुझे नहीं पता कि शायद कोई इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि वो अपनी रिटायरमेंट जो उससे टेस्ट क्रिकेट से ली हुई थी वो वापस ले लेगा। अब चूँकि उसका नाम उसमें शामिल है तो तवक्को तो यही की जा सकती है ना कि वो 35 साला जो वहाब है वो टेस्ट टीम में शामिल होगा। लेकिन मुझे कोई ख़ास वो नहीं है कि इससे अपना कि वहाब कोई वहाँ पर कोई ख़ास कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकेगा, क्योंकि उम्र जो है वो काफ़ी उसकी हो चुकी है और वहाँ पर ख़ासी मेहनत करनी पड़ती है। अब वो मेंटली कितना टफ़ है और फिज़िकली कितना फिट है वो आपको, अगर वो 5 तारीख को जो पहला टेस्ट मैच है उसमें वो खेलता है तो हमें पता लग जाएगा। लेकिन शाहीन अफरीदी से मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो एक बेहतरीन स्विंग बॉलर है और उस पर ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि वकार यूनुस ने खासी मेहनत की होगी और उसको बताए होंगे बहुत से गुड के इंग्लिश कंडीशन में किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए और किन हालात में किस तरह की बॉलिंग होनी चाहिए, और नसीम शाह को भी ये सारी टिप्स उसने दी होगी वकार ने। तो मुझे इनसे बहुत ही बॉलिंग होनी चाहिए और नसीम शाह को भी ये सारी टिप्स उसने दी होगी वकार ने। तो मुझे इनसे बहुत ही उम्मीद है कि ये अगर यहाँ पर वो अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे तो इनका कैरियर जो है वो लंबा हो सकता है। तो इन बच्चों को ये देखना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान की प्राइड के लिए खेलना है और अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलिंग करनी होगी, अकॉर्डिंग टू द प्लान फील्डिंग बॉलिंग करनी होगी और जो भी टीम की जो स्ट्रेटजी होगी उसके मुताबिक अपने आप को परफॉर्म करना पड़ेगा। मैं आबिद अली और शान मसूद ऑब्वियसली मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट चॉइस होगी ओपनिंग स्लॉट के लिए तो यही दोनों बैट्समैन होंगे। दोनों इन फॉर्म बैट्समैन हैं। आबिद अली से भी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है। उसने अपनी होम कंडीशन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश कंडीशन में उसको ये साबित करना होगा कि वो अवे सीरीज़ में भी और मुख्तलिफ़ किस्म के हालात में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। मैं कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ अपना टेक्निकल आदमी, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे सम टाइम्स ना वो अपनी कुछ शॉट जो है वो जल्दी से खेल जाता है ओवर द स्लिप्स, तो उसको विकेट पे रुक के इंतज़ार करना होगा बैट बॉल के लिए और रन्स बनेंगे। जब आप विकेट पे खड़े हो जाएंगे तो रन्स खुद ब खुद आपको मिलते हैं। तो विकेट पर खड़े रहना जो है वो हमारी की है और हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। उनके लिए आबिद की उम्र भी अब मेरा ख्याल है अर्ली 30s में है, तो उसके जो चंद साल है वो अपने वो चंद साल जो है वो बहुत ही अच्छी कारकर्दगी के साथ उनको यादगार बना सकता है। शान मसूद भी टेक्निकली साउंड है, तो उसका तो अभी कैरियर काफ़ी बड़ा है, तो मुझे उससे भी बहुत तवक्को है। तो अब यासर और शादाब और रिजवान के लिए भी मैं ये कहूँगा कि वो रिजवान के ऊपर एक प्रेशर है कि सरफराज भी टीम के साथ है, तो उसको जो चॉइस होगी टीम मैनेजमेंट की वो तो यही लगता है कि रिजवान जो है वो पहला टेस्ट खेलेगा और पहले टेस्ट में उसको अपनी परफॉर्मेंस से अपनी जगह जो है उसको सीमेंट करना पड़ेगा, वगरना सरफराज उसके पीछे लगा हुआ है। और सरफराज जो है उसने जब से वो टीम से ड्रॉप हुआ है तो उसने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी उसने परफॉर्म भी किया है और फिज़िकली भी उसने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है और उससे भी मतलब बहुत तवक्को की जा सकती है कि अगर खुदा न खास्ता रिजवान को ड्रॉप किया जाता है कोई बैड परफॉर्मेंस की वजह से या खुदा न खास्ता इंजरी की वजह से, तो ऑब्वियसली सरफराज के लिए चांस है कि वो पाकिस्तान के लिए एक दफ़ा फिर नुमाइंदगी पाकिस्तान की कर सकता है। मैं यहाँ पर एक टीम मैनेजमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने प्लेयर्स पे पूरी तरह नज़र रखे और उनको गैर ज़रूरी लोगों से बचा के रखे और किसी भी कंट्रोवर्सी में उन्हें जो है वो इन्वॉल्व ना होने दे। और जो नाइट कर्फ्यू होता है होटल में उसकी स्ट्रिक्टली उसकी पाबंदी करें और
प्लेयर्स को भी ये समझना चाहिए कि वो जो टीम मैनेजमेंट उनको जो भी इंस्ट्रक्शन दे रही है, डायरेक्टिव्स दे रही है, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करे, क्योंकि वो आबद अली नहीं है, नसीम शाह नहीं है, शाहीन अफरीदी नहीं है, अज़हर अली नहीं है, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। उन्होंने ग्रीन ब्लेज़र पहनना है पाकिस्तान का, जो बहुत ही एहसास की बात है, जो चंद चुने हुए लोगों को मिलता है ग्रीन ब्लेज़र पहनने के लिए। तो इसलिए उनको उस ग्रीन ब्लेज़र की लाज रखनी होगी इन सबको, और किसी भी कंट्रोवर्सी से बचना होगा। मैं आपको और भी एक याद दिला दूं टीम मैनेजमेंट के लिए कि अभी माइकल वॉन जो एक्स कैप्टन है इंग्लैंड के, उन्होंने वॉर्न किया है इंग्लैंड को कि पाकिस्तान जो टीम है वो वेस्ट इंडीज़ से तगड़ी टीम है, और ऑब्वियसली तगड़ी टीम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और साथ ही वार्निंग उसने ये दी है माइकल वॉन ने कि पाकिस्तान तुम्हें शॉक दे सकता है। शॉक का मतलब आप समझते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ इसको कि ये एक किस्म के नफसियाती हरबे हैं जो हमें, जो पाकिस्तानी प्लेयर जो है ना, उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की बातें की जाती है समटाइम्स। हमें उसकी बातों को नहीं लेना है और रिलैक्स नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है। हमने अपनी गेम खेल ली है। माइकल वॉन ने क्या कहा है, जेफरी बॉयकॉट क्या कह रहा है, फ्लाग क्या कह रहा है, या दूसरे जो पंडित हैं क्रिकेट के वो क्या कह रहे हैं, आपने उस पर कहीं नहीं जाना है। आपने वो करना है जो आपको टीम मैनेजमेंट ने बताया है, जो आपके कोचेस ने आपको बताया है, और जो आप खुद अपनी अकल से, अपनी दिमाग में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या परफॉर्म करना है। तो ये आपके लिए मेरा मैसेज है। आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, दुनिया भर की जो हमने वकार यूनुस, मिसबाह हक और यूनुस खान को बड़े भारी मुआवजे पे कोचिंग करने के लिए रखा हुआ है, और मिसबाह हक तो वैसे भी आप जानते हैं कि वो चीफ सेलेक्टर भी है, तो इन पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है, बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। प्लेयर्स पर तो आयद होती है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना है, बट इन कोचेस पर कलेक्टिवली सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने इन प्लेयर से बेस्ट काम लें, बेहतरीन उनका इस्तेमाल करें, उनके पोटेंशियल के मुताबिक उनसे काम लें। मैं आपको बताऊं कि देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या MIT, वहाँ पर जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको बेहतरीन तनख्वाहें देती हैं, लेकिन वो उन तनख्वाहों के बदले क्या करते हैं, वो वर्ल्ड लीडर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मिसबाह हक, यूनुस और वकार यूनुस, इन तीनों को कलेक्टिवली ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि यहाँ पर इंग्लैंड की सीरीज़ में वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स पैदा करें पाकिस्तान के लिए, वगरना घर वापस चले जाएं। हम आप लोगों को इतनी बड़ी तनख्वाहें नहीं दे सकते कि आप हमें अच्छे रिजल्ट ना दे सके। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अपना प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आपसे फिर एक दफ़ा दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी सजेशंस और अपनी कमेंट्स जो है वो मुझे उनसे ज़रूर आगाह करें, और मैं उनके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला अपने प्रोग्राम को मज़ीद इम्प्रूव करता रहूँगा। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।